आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पे जो देश की राजनीति को गरमा के रखा हुआ है, खासकर बिहार में जो मुद्दा चल रहा है और इसके बाद ये बंगाल पहुंचेगा और इसके बाद अन्य राज्यों में भी जाएगा। ये मुद्दा है SIR का। हमारे साथ बात करने के लिए KC मित्तल साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। बहुत अनुभवी वकालत से इनका संबंध रहा है और इनसे हम चर्चा करेंगे कि किन किन संवैधानिक पहलुओं पे SIR खरा उतर रहा है और न्यायिक समीक्षा का जो तथ्य चल रहा है उसमें कितनी जनता के हित है और कितनी संवैधानिकता है। मित्तल साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। अब ये बताएं कि SIR की जो समस्या है वो मौलिक रूप से क्या है, आम जनता को समझाने की कैसे कोशिश करेंगे? देखिए, जो SIR है इसमें 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए जी। 11 में से एक कोई भी आप दे सकते हैं। ये 11 डॉक्यूमेंट क्या हैं, इस बात को समझना जरूरी है। 2003 में सरकार ने सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड किया। 2003 से पहले बाई बर्थ सिटीजनशिप का राइट मिलता था, लेकिन 2003 के बाद बाई बर्थ राइट खत्म हो गया। ये जो 11 डॉक्यूमेंट हैं ये उसी 2003 की जो अमेंडमेंट है सिटीजनशिप एक्ट में उसी से रिलेटेड हैं और उसका कोई और किसी चीज़ से संबंध नहीं है। 7 जनवरी 2004 से ये लागू हुआ और SIR 24/6/2025 में नोटिफिकेशन किया सकता है इलेक्शन कमीशन ने। 21 साल तक 2003 में जो अमेंडमेंट की गई थी वो लागू नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन ने लागू नहीं किया। ये पहली दफ़ा हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और देखिए कि 2004 से 3 और 4 से लेके 2025 तक जो वोट बने, उन वोटों को कानून में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जो इलेक्टोरल रोल में वोटर बन गया, नोटिफाई हो गया, उसको आप नहीं हटा सकते। जब ये चीज़ आती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में सेक्शन 16(2) है, उसी के तहत अगर कोई डिस्क्वालीफाई होता है तो आप हटा सकते हैं, वरना नहीं हटा सकते। तो आपको मित्तल साहब लग रहा है कि पूरी प्रक्रिया में चुनाव आयोग कहीं न कहीं प्रोएक्टिव अप्रोच लेके चल रहा है? आप प्रोएक्टिव कह रहे हैं, मेरा कहना ये है कि मेरे हिसाब से SIR की जो प्रक्रिया है ये जो कानून बना हुआ है इलेक्शन लॉ का उसके तहत नहीं है। ये सरासर गलती है। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, जो मैं आपसे बात बता चुका हूँ, जो लोग वोटर लिस्ट में आ गए हैं उन लोगों से आप दोबारा 11 काम में से कोई एक कागजात कैसे मांग सकते हैं? उसको तो कानून में अधिकार मिल चुका है ऑलरेडी, उसके अधिकार को तो आप छीन नहीं सकते हैं। आप एक चीज़ और देखिए, इसमें इलेक्शन कमीशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का जो है कानून बना है, उस कानून के में स्टैट्यूटरी कानून एक रूल्स बनाए गए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और 1960 के रूल्स हैं। उन रूल्स के हिसाब से रूल 13 है जिसके तहत वोट बनने की प्रक्रिया होती है और उसमें फॉर्म 6 है। जब फॉर्म 6 स्टैट्यूटरी फॉर्म है, जो आज भी फॉर्म 6 एज इट इज है, 2022 में लेटेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने अमेंडमेंट किया है, लेकिन रूल 6 को में अब फॉर्म 6 में कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो जब फॉर्म 6 में आपने आज भी आधार कार्ड, पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब कागजात रखे गए हैं, तो आप उसमें ये 11 तो है नहीं, जो 11 डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं ये तो है नहीं।
तो आपने ये 11 कैसे लगा दिए उसमें, जबकि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास फॉर्म 6 के अलावा कुछ और बना ही नहीं सकते हैं आप। मित्तल साहब, चूंकि आप एक वरिष्ठ वकील भी हैं, तो ये बताइए कि जो देश का लोकतंत्र का आखिरी पहरेदार है वो क्यों विलंब कर रहा है पहरेदारी करने में, और तरह तरह की बातें ऑब्जर्वेशन के रूप में सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। जैसा आपने 11 डॉक्यूमेंट की बात की, हाल में ही आधार को पेश किया सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्शन कमीशन को आधार मानना पड़ेगा एक वैलिड प्रूफ मतदान और मतदाता के लिए, लेकिन ये भी कह रहा है कि वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो आखिर जो आखिरी पहरेदार है वो इतना असमंजस में क्यों है? देखिए, मैं आपको जो आपने बात की है उसके 2 हिस्से हैं। पहली बात, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को आप मानिए, तो वो तो रूल्स में है, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे ही सकती है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। दूसरी बात का जहाँ तक सवाल है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सिटीजनशिप का जहाँ तक सवाल है, वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो वोट बनाता है वो उसको तय नहीं कर सकता। सिटीजनशिप सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ही दायरे में है, वही कहेंगे, वही बताएंगे। और इसलिए जो 98.66 करोड़ हिंदुस्तान का जो वोटर बना हुआ है, जो डेटा गूगल पे अवेलेबल है, उन लोगों से आप ये 11 डॉक्यूमेंट मांग नहीं सकते। उनकी सिटीजनशिप आपको कोई अधिकार नहीं है तय करने की। हाँ, आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि रूल फॉर्म 7 के हिसाब से या रूल 16 एक्ट सेक्शन 16(2) के हिसाब से अगर कोई डिस्क्वालीफाई होता है तो उसका नाम उसमें से हट सकता है। वो भी उसको आप मौका देंगे सुन के, उसके बगैर नहीं हो सकता है। मेरी राय में तो जो प्रक्रिया ये इलेक्शन कमीशन आज के दिन SIR के माध्यम से कर रहे हैं, 24/6/25 का नोटिफिकेशन ही गलत है। और आप जो लोग वोट जिनकी बन चुकी है उनसे तो ये सब मांग ही नहीं सकते हो। हाँ, जो नए लोग बनेंगे, इन्होंने देखिए क्वालिफाइंग डेट क्या है इस नोटिफिकेशन के हिसाब से 1 जुलाई है। पहले 1 होती थी, अब 4 हो गई है। 1 जनवरी हो गई, 1 अप्रैल हो गई, 1 मार्च हो गई, 1 जुलाई होगी और 1 अक्टूबर हो गया। तो जो लोग 18 साल का इन डेटों पे कोई भी बनता है वो वोट का अधिकार बनता है उसका, और वो जाके फॉर्म 6 में अप्लाई करके अपना वोट बना सकता है। अब मुझे एक चीज़ समझ में अभी तक नहीं आ रही, जब 6A में फॉर्म 6 में जब 11 डॉक्यूमेंट है ही नहीं, आपने तो कोई रजिस्ट्रेशन रूल अमेंड नहीं करे हैं, वो तो स्टैट्यूटरी रूल हैं। वो रूल अप्लाई करेंगे कब, उन्हीं रूल के आधार पर तो आप वोट बनाएंगे, उसके बाहर तो नहीं जा सकते। जी, आपके व्याख्यान के मुताबिक इसका अर्थ ये है कि जो भारत में राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ आंदोलन कर रही हैं, उनका आंदोलन वाजिब है, उनका डिमांड वाजिब है। पार्लियामेंट का पूरा सेशन इस SIR पे शहीद हो गया, वो उचित था, और इलेक्शन कमीशन अनऑथराइज काम कर रहा है। मेरा ये मानना है, जो मैंने एक कानूनी नज़रिए से आपको बात कही है, मैं वहीं तक सीमित रख रहा हूँ। मैं उसमें राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन क्या राजनीति कर रहा है या कौन नहीं कर रहा है, वो आप अपने आप असेस कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं इसको सिर्फ लीगल एस्पेक्ट से ही कंसर्न करता हूँ। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि इलेक्टोरल रोल जो है, ये आपको मैं 1950-51 की बात बताता हूँ। 1950-51 में जब तक ये 1960 का रूल नहीं बने थे, तो उस वक्त तकरीबन 8 करोड़ महिला वोट थे। उन महिला वोटों में नाम नहीं था किसी का, क्योंकि हमारे
स्टडी कस्टम्स के हिसाब से लेडीज उस वक्त अपना नाम नहीं नहीं बताती। बताती थी। तो उनका वोट कैसे बना? रोल में है जी ये रिकॉर्ड का है। जैसे ए की माँ, तो उसमें वोट बनेगा ए, मतलब कोई भी हो सकता है, जैसे मैं ही हूँ, मेरी माँ, तो वोट इस नाम से बना। इसी तरीके से बीवी का बीवी नाम नहीं है, ना माँ का नाम है, ना बीवी का नाम है, ना बहन का नाम है, वो इस आधार पर वोट बने थे ये वोट। लेकिन सरकार ने बाद में ये सोचा ये गलत है, लिहाजा ये ऑर्डर किया कि जो भी महिला वोट बनेगी, जब तक वो नाम नहीं बताएगी तब तक उनका वोट नहीं बनेगा। और इस आधार पर इलेक्टोरल रोल को रिवाइज किया, बदला गया। उसमें जितने भी थे, और बावजूद उसके इस 8 करोड़ में से 2.8 मिलियन ने फिर भी नाम नहीं दिए, तो उनके नाम काट दिए गए। तो ये ऐसी प्रक्रिया है वोटर की जो उस वक्त से चली आ रही है, और इस प्रक्रिया को आप इलेक्शन कमीशन को कोई अधिकार नहीं है कि जो 98.66 करोड़ वोटर है उनको आप ये कह दोगे कि मैं तो डस्टबिन में डाल दिया, इनको दोबारा से बनाऊंगा, दिनों एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मित्तल साहब, इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका होगी? सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से पूरे केस को ले रहा है? रह के कोई न कोई ऑब्जर्वेशन आते रहता है, तो आपको लग रहा है कि क्या किसी तरह के इंस्ट्रक्शन देने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट है इलेक्शन कमीशन को? मैं देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ जी, और सुप्रीम कोर्ट में ये सब मुद्दे हैं या नहीं हैं मेरी जानकारी में नहीं है। और मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि अगर ये मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में सही तरीके से उठाए जाएँ या हाई कोर्ट में कहीं उठाए जाएँ, तो मेरा ये मानना है कि हमारी न्यायिक प्रणाली उस पर ज़रूर अमल करेगी। क्योंकि बड़ी स्पष्ट तौर पे मैं आपको एक बात कह सकता हूँ कि इलेक्टोरल रोल एक लगातार कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, और इतने सालों में जो इलेक्टोरल रोल बना है उसमें अगर कोई कमी है तो आप पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको ठीक कर लीजिए, आपको अधिकार है उसका। उसमें इतना सब बंडल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए जैसे सेक्शन 21 का में ये कार्रवाई कर रहे हैं 1950 एक्ट के तहत, उसमें तो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज है। आपने सारे मुल्क को कैसे कर देंगे? ये कौन सा नियम है? आप मुझे एक बात ही नहीं समझ में आती, इलेक्शन कमीशन इस बात को क्यों नहीं कानून के हिसाब से कार्रवाई करिए। आपको कानून कोई अधिकार नहीं देता कि सारे मुल्क के जो वोटर लिस्ट है 98.44 करोड़ की, उसको कहोगी ये सब तो बेकार ही, मैं दोबारा रजिस्ट्रेशन से करूँगा, ये तो कोई नियम नहीं है। आने वाले दिन में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कौन से करवट लेता है और क्या इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन जारी करता है, और नोटिफिकेशन का परिणाम क्या होता है। और देखने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग आने वाले दिन में बाकी राज्यों में अपना रुख किस तरह से स्पष्ट करता है और उनके क्या हथकंडे होते हैं। मित्तल साहब से हम आगे भविष्य में भी बात करते रहेंगे। मित्तल साहब, आपने स्टार व्यू से बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद।